हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज रिकिंडल्ड। हम क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो इसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या देखा है? हमने देखा है डिफॉरेस्टेशन के बारे में, उसके कॉजेज़, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वो सब हमने देखा। ठीक है, फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कैसे कैसे किया जा सकता है वो सब देखा। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है वो हमने देखा। थोड़ा बहुत हमने पचमरही को भी लोकेट किया था कि उसमें क्या क्या है, कौन से नेशनल पार्क है उसमें और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। फिर हमने फ्लोरा और फौना क्या होता है वो देखा। ये है आपकी इमेजेस ऑफ द पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व का फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एंडेमिक स्पीशीज़। इस वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और इस वीडियो के साथ बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद एंडेमिक स्पीशीज़। तो क्या होता है एंडेमिक स्पीशीज़, एक बार हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हम जो स्टोरी हम फॉलो कर रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि पहेली बूझो, ठीक है, और कुछ क्लास के स्टूडेंट्स बेसिकली अहमद जो उनके प्रोफेसर हैं उनके साथ, और एक माधव जी करके एक उनके गाइड हैं बेसिकली उस फॉरेस्ट में, वो उस फॉरेस्ट के बेसिकली प्रोटेक्टर हैं, मतलब वहाँ पे काम करते हैं। तो वो उनको लेके जा रहे हैं एक फॉरेस्ट के टूर पे, बेसिकली पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू वो उनको वॉक करा रहे हैं और दिखा रहे हैं उनको एनिमल्स और प्लांट्स क्या क्या है वहाँ पे। ठीक है, तो उसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए हम क्या दिख रहे हैं आप, दैट सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट। तो अब क्या है, जो बच्चों का ग्रुप है वो एक डीप फॉरेस्ट में एंटर कर चुका है, मतलब घने जंगल के आसपास वो आ चुके हैं। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्विरल। तो वहाँ पे बच्चे क्या देखते हैं, बहुत बड़ी स्क्विरल देखते हैं। द स्क्विरल हैज़ अ बिग फ्लफ़ी टेल, बड़ी सी उसकी टेल है उस स्क्विरल की। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। तो वो बड़े क्यूरियस हो जाते हैं कि अरे ये क्या चीज़ है। Madhavji tells them that this is known as the giant squirrel and is endemic to this area. तो माधव जी उनको क्या बताते हैं कि उसको कहते हैं giant squirrel, और वो जो squirrel है वो उस एरिया के लिए endemic species है। तो what is endemic species, अभी डेफिनेशन आती है, इसको आप मार्क कीजिए क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो क्या है endemic species? They are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. तो ऐसी कोई भी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट हो चाहे एनिमल हो जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या होता है, जो वहीं पाई जाए और कहीं और ना पाई जाए, एक्सक्लूसिव है वो उस जगह के लिए। तो ऐसी कोई भी प्लांट की स्पीशीज़, ऐसी कोई भी एनिमल की स्पीशीज़ जो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए एक्सक्लूसिव है, उसको हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनी वेयर एल्स। तो वो नेचुरली कहीं और पे भी नहीं मिलेंगी। वो अलग बात है आप उसे खुद उठा के ह्यूमंस क्या करें, उसको खुद उठा के आर्टिफिशियली उसको इंट्रोड्यूस कर दें किसी और जगह पे, तो वो हो सकता है, पर वो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस होगी, वो नेचुरली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे कि मान लो जू में इस जायंट स्क्विरल को किसी हरियाणा के जू में डाल के बंद कर दिया, ठीक है, तो वैसे तो वो कहाँ को बिलोंग करी, वो एमपी वाले एरिया में हम देख रहे हैं, पचमढ़ी में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, पर हम उसे हरियाणा में लेके जा चुके हैं, तो वो नेचुरली तो वहाँ पे नहीं पाई जाती, बट उसको आर्टिफिशियली या फिर उसको बेसिकली मैनुअली उसको लेके जाया गया है उस एरिया में। तो देन इट विल नॉट बी कॉल्ड एन एंडेमिक स्पीशीज़ फॉर हरियाणा। वो कहाँ के लिए एंडेमिक रहेगी, लेकिन हमेशा हमेशा एमपी के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो एक्सक्लूसिवली पाई जाती है। ठीक है, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट मे बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। तो ज़रूरी नहीं कि वो स्टेट वाइज ही डिवाइड हो, किसी पर्टिकुलर जोन में भी हो सकती है वो स्पीशीज़। मान लो वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं, ठीक है, वेस्टर्न माउंटेन्स होती है, ये आपका इंडिया है, इंडिया का ये पेनिनसुला वाला रीजन है, तो यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो वेस्टर्न घाट्स में मिलती हैं। ठीक है, एक हमारी कंट्री के लिए भी कोई स्पीशीज़ ऐसी हो सकती है जो हमारी सिर्फ हमारी कंट्री में मिलती हो, किसी स्टेट में मिलती हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो एज 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। तो माधव जी बच्चों को क्या दिखाते हैं कि जो वाइल्ड मैंगो का पेड़ है या फिर जो साल का पेड़ है वो भी एंडेमिक है, वो पौधों में एंडेमिक है इन द पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो जायंट स्क्विरल वहाँ पे बच्चों ने देखी और आपका वाइल्ड मैंगो देखा और साल का पेड़ देखा। ठीक है, बाइसन, इंडियन जायंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया। तो ये सब कौन है, ये सब वो एनिमल्स हैं जो कि एंडेमिक हैं टू पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, और हमने फ्लोरा देखा which is Sal and wild mango, which is endemic to the Panchmarhi Biosphere Reserve.
Okay, Professor Ahmed explains that the destruction of their habitat, increasing population, and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. तो अब अहमद प्रोफेसर जो हैं वो क्या बताते हैं कि इन सब एंडेमिक स्पीशीज़ की एग्जिस्टेंस को क्या चीज़ें इंडेंजर करती हैं. एक तो हो गया डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, कि आपने उनका घर ही उजाड़ दिया. अगर आपने उनका घर तोड़ दिया है, उनका हैबिटेट ही ख़त्म हो गया, तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं रह पाएंगे. ठीक है, तो पहला कॉज तो ये हो गया कि उनका एग्जिस्टेंस इज़ अंडर थ्रेट. सेकेंड कॉज क्या हो सकता है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ कर चुकी है, तब भी उनकी स्पीशीज़ पे एक बर्डन है बेसिकली, कि वो खाएंगे कहाँ, वो रहेंगे कैसे वहाँ पे, तब भी उनके एग्जिस्टेंस के लिए क्राइसिस हो सकता है. ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़, मान लो उस एरिया में कोई नई स्पीशीज़ आके रहने लग गई, तो वो भी मान लो खाना जो है वो लिमिटेड होता है, तो वो नई स्पीशीज़ उनका बी जो स्पीशीज़ है ए स्पीशीज़ का खाना खाना शुरू कर देगी, तो भी ए स्पीशीज़ थ्रेट में आ जाएगी, उनकी एग्जिस्टेंस को थ्रेट होगा. ठीक है, तो अहमद प्रोफेसर वही बताते हैं कि इन सब रीजंस की वजह से जो आपकी एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं वो एक थ्रेट महसूस करती हैं. देखिए जाइंट स्क्विरल की उन्होंने फ़ोटो दे रखी है यहाँ पे, दिस इज़ जाइंट स्क्विरल. ठीक है, अब स्पीशीज़ क्या होता है. स्पीशीज़ एक टर्म जो है उसको हम एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज़ स्पीशीज़. तो स्पीशीज़ क्या होती है, इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. ठीक है, तो ऐसा कोई भी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो इंटरब्रीड कर सकता है, बेसिकली ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, एक डॉग है, ठीक है, और एक कैट है. ठीक है, तो क्या डॉग और कैट साथ में मिलके एक नया ऑफ स्प्रिंग पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी स्पीशीज़ क्या है, वो डिफरेंट है. वो डॉग है, वो कैट है, उनकी डिफरेंट स्पीशीज़ है. पर एक टाइप की कैट है, मान लो एक टाइप ऑफ, ये वाइट कैट है, ये है आपकी ब्लैक कैट है, ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं. ठीक है, कर सकते हैं ये, और ये एक नई पॉपुलेशन भी बना सकते हैं, ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हैं. स्पीशीज़ क्या होती है, इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. This means that the members of a species can reproduce fertile offsprings only with the members of their own species. तो fertile offsprings मतलब छोटे छोटे बेबीज़ कहाँ से पैदा कर सकते हैं, जब वो इंटरब्रीड करें with their own species and not with members of other species. दूसरी स्पीशीज़ के साथ नहीं कर सकते. Members of a species have common characteristics. तो एक स्पीशीज़ के जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होते हैं, मतलब उनकी आइज़ होंगी, कैसी आइज़ होंगी उनकी लेग्स कैसी होंगी. तब डॉग्स की क्या होता है, 4 लेग्स होती हैं. ठीक है, ह्यूमन इज़ ऑल्सो अ स्पीशीज़, तो इंसानों की 2 लेग्स होती हैं और 2 हाथ होते हैं. ठीक है, तो जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनके आपस में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, कॉमन होंगे. ठीक है, ये समझ में आया एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं. अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या है उसको हम एक बार देख लेते हैं. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं लोग, सून पहेली सीज अ बोर्ड विद पचमरही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट. तो अब क्या होता है, घूम कहाँ रहे हैं वो घूम रहे हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर. पर अब क्या होता है, जो पहेली जो कैरेक्टर है इसमें, उसको एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा होता है पचमरही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, उसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर. ठीक है, तो क्या हो रहा है उसमें, प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट किलिंग यानी पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस. तो क्या बताते हैं वो कि उन एरियाज़ में क्या होता है, अभी हमने देखा था कि आप वहाँ पे कैप्चरिंग नहीं कर सकते एनिमल्स का, उनको पोचिंग नहीं कर सकते, हंट नहीं कर सकते, आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते. तो बेसिकली प्रोफेसर अहमद बता रहे हैं कि वहाँ पे ये सब चीज़ें पनिशेबल हैं. ठीक है, और प्रोहिबिटेड है, मतलब मना किया गया है सब करने के लिए. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स. तो चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है, चाहे वो बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, चाहे वो नेशनल पार्क हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देते हैं फॉर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स टू सस्टेन बेसिकली. ठीक है, ही ऑल्सो टेल्स देम दैट पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू डू सर्टन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग बाय देयर लाइफ स्टॉक, ओके, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स, फायरवुड्स एक्सेट्रा. बट कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि परमिटेड भी होते हैं. ठीक है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में क्या क्या परमिटेड है, थोड़ा बहुत आप ग्रेज करा सकते हो एनिमल्स को, ओवर ग्रेजिंग नहीं हो सकते. कुछ मेडिसिन के लिए प्लांट्स को कलेक्ट कर सकते हो, फायरवुड कलेक्ट कर सकते हो, बट ये बहुत लिमिटेड नंबर्स में आपको अलाउड होता है. ठीक है, और नेशनल पार्क में ये सब अलाउड नहीं होता. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में चलो उन्होंने अलाउ कर दिया. ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ अपने रूल्स होंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है. अब क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन,
राइनोसोरस एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये सब जो एनिमल्स हैं ये भी बहुत तरह की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स, मतलब क्या क्या है वहाँ पे, ब्रॉड लेवल ऑफ फॉरेस्ट्स हैं, माउंटेन फॉरेस्ट हैं, बुश लैंड्स हैं इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स। तो आपके जो इंडियन सेंचुरीज़ हैं वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट भी हैं वहाँ पे, माउंटेन्स वाले फॉरेस्ट भी होते हैं, बुश लैंड्स भी हैं, ठीक है, और डेल्टा के आसपास भी है, रिवर्स के आसपास भी बेसिकली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी हुई हैं, ठीक है। इट इज़ अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड एनक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। तो इनफैक्ट जो आपके प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, चाहे वो नेशनल पार्क हो गया, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये भी कम्प्लीटली सेफ़ नहीं है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं, नेबरहुड में जो रहने वाले लोग हैं, वो उनको एनक्रोच कर लेते हैं। एनक्रोच यानी कैप्चर कर लेते हैं उन एरियाज़ को, ठीक है, हम कैप्चर कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं वहाँ पे प्लांट्स को, एनिमल्स को, तो वो भी अब सेफ नहीं रहा है। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू। दे रिकॉल दैट जूज आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। तो बच्चों को ये सब देख के क्या याद आ रहा होता है कि हाँ, जू भी तो ऐसा एरिया है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलती है, तो वो भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है। ये हो गया। अब एक्टिविटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप देख सकते हो, अगर आपको स्कूल में कराई जा रही है, क्लास में हो रही है, तो बच्चों के साथ परफॉर्म कर लो। हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम सिर्फ टॉपिक्स डिस्कस करें, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमने देख लिया, अब हम देखते हैं नेशनल पार्क्स क्या होता है, ओके। ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है। तो एक और बोर्ड उन बच्चों को दिखता है जहाँ पे क्या लिखा होता है, सतपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर, अब बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। माधव जी टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो माधव जी क्या बताते हैं कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व वाला एरिया है, ये इतना बड़े बड़े होते हैं कि यहाँ पे पूरे पूरे इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पे प्लांट्स रह रहे हैं, एनिमल्स रह रहे हैं और लाइफ बेसिकली सस्टेन कर रही है, विद सॉइल होगा, वाटर होगा, इन सब इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एरियाज़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व वाले एरियाज़, ठीक है। दे प्रिजर्व फ्लोरा हो गया वहाँ पे, प्रिजर्व फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। तो वहाँ पे जो भी आता है ना, चाहे वो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, लैंडस्केप हो गया, वहाँ पे सॉइल भी होगी इनफैक्ट, या फिर वहाँ पे कोई हिस्टोरिकल चीज़ भी लोकेटेड है, वो भी इन सब एरियाज़ में प्रोटेक्ट की जाती है। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो सतपुरा नेशनल पार्क जो था, जो बच्चों ने अभी देखा, जिसका बोर्ड देखा था, दैट वाज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, वो इंडिया का पहला रिजर्व फॉरेस्ट था। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो इस फॉरेस्ट में क्या मिलता है, बहुत ही फाइन इंडियन टीक मिलता है, ओके, एक पेड़ होता है टीक। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। ये दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द नेशनल पार्क्स इन इंडिया। अब इस टेबल में देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन साइड द सतपुरा नेशनल पार्क। तो सतपुरा नेशनल पार्क की बात चल रही है, तो वहाँ पे और क्या चीज़ मिलती है, रॉक शेल्टर्स। दीज आर एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स। तो ये किस चीज़ का एविडेंस है, प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ, मतलब जो नोमैडिक ह्यूमंस थे, बेसिकली जो जंगली, जिनको हम ह्यूमंस कहते हैं, जो कि हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, तो वो लोग कहाँ रहते थे, बेसिकली रॉक शेल्टर्स में रहते थे। तो उनके घर होते थे ये रॉक शेल्टर्स, ठीक है, रॉक के बने हुए शेल्टर्स थे, बेसिकली केव्स तरह के थे, ठीक है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, सतपुरा नेशनल पार्क में, ठीक है। और उनकी लाइफ के बेसिकली ये प्रमाण है, एविडेंस है, ठीक है। दीज गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल। तो ये क्या इनसे पता चलता है हमें, इन रॉक शेल्टर्स से, कि जो प्रिमिटिव लोग थे, मतलब जो पुराने लोग थे, आदिवासी लोग थे, वो कैसे रहते थे। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स। इन शेल्टर्स में क्या देखने को मिलता है हमें, रॉक पेंटिंग्स की, जो ऐसे मान लो केव्स बनी होती थी, केव की जो वॉल्स हैं वहाँ पे लोगों ने पेंटिंग कर रखी है, जिन भी चीज़ों से कर रखी थी उस टाइम पे, जो भी उनके पास टूल्स होते थे उनसे उन्होंने पेंटिंग्स कर रखी हैं। तो वो भी हमें उनकी स्टोरी के बारे में बताते हैं कि वो लोग कैसे रहते थे। अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इतने सारे रॉक शेल्टर्स वहाँ पे हमें देखने को मिल चुके हैं। Figures of animals and men fighting, hunting, dancing, and playing musical instruments are depicted in these paintings. Many tribals still live in this area. ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है उन पेंटिंग्स में, एनिमल्स देख रहे हैं को मिल रहे हैं, जो ह्यूमंस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं उन पेंटिंग्स में। और इनफैक्ट वहाँ पे अभी भी बहुत सारे ट्राइबल्स हमें एक्चुअल में प्रेजेंट देखने को मिल जाते हैं ऐसे एरियाज़ में, इन फॉरेस्ट में, ठीक है।
आगे चलते हैं. As children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reserve written on it. तो अब उन्होंने किस चीज़ का बोर्ड देखा? सतपुरा टाइगर रिजर्व. तो ये क्या है? अब माधव जी उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री. तो गवर्नमेंट ने क्या किया था? प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, एक पॉलिसी स्टार्ट की थी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंश्योर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री. तो क्या ऑब्जेक्टिव था इस प्रोजेक्ट टाइगर का? कि जो कंट्री में टाइगर पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करना, उसके सर्वाइवल को इंश्योर करना, प्रोटेक्ट करना बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर इंडिया के टाइगर्स को. तो उनको कहाँ प्रोटेक्ट किया जा रहा है? अब इंडिया में बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स भी हैं. ठीक है, उन टाइगर रिजर्व्स में क्या होता है कि टाइगर पॉपुलेशन जो वहाँ पे प्रेजेंट होती है उनकी देखभाल की जाती है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है. ठीक है, टाइगर इज़ वन ऑफ द मेनी स्पीशीज़ विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आर फॉरेस्ट. तो टाइगर जो ऐसी स्पीशीज़ है जो कि धीरे धीरे डिसअपियर कर रही है हमारे फॉरेस्ट में से. But the Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that a significant increase in the population of tigers has been seen here. ठीक है, बट सतपुरा टाइगर रिजर्व की वजह से क्या हो रहा है? ये वहाँ पे एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन द टाइगर पॉपुलेशन. Once upon a time, animals like lions, elephants, and wild buffaloes and Barasingha were also found in the Satpura National Park. तो यहाँ पे ये सब जो स्पीशीज़ हैं एक टाइम पे वो भी देखने को मिला करती थी. Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animals. तो एक नया टर्म है ये, endangered animals. ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिनका सर्वाइवल इज़ इन डेंजर, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. एक्सटिंक्ट मतलब एंड हो सकता है, ख़त्म, जैसे कि डायनासोर्स. ठीक है, तो डायनासोर्स क्या है? वो एक्सटिंक्ट है कि उनकी प्रजाति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है. आज आपको ये देखते हो अपने आसपास डायनासोर्स? नहीं देखते. ठीक है, क्योंकि किसी टाइम पे वो भी एंडेंजर्ड थे, डेंजर में थे. फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो डेंजर इतना बढ़ गया कि वो एक्सटिंक्ट हो गए. अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं. तो उन एनिमल्स को जो कि एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर रहे हैं उनको हम कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स. बूझो इज़ रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकेम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो. ठीक है, तो बूझो जो है उसको याद आता है कि जो डायनासोर्स थे वो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अ लॉन्ग टाइम अगो. ठीक है, सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट. तो कुछ एनिमल्स का तो सर्वाइवल इसीलिए डिफ़िकल्ट हो चुका है क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है. Professor Ahmed tells them that in order to protect animals and plants, strict rules are imposed in all national parks. So national parks में बहुत strict rules होते हैं ताकि plants और animals को बचाया जा सके. Human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals or collection of firewood, medicinal plants, etc. are not allowed. तो national parks ऐसे areas होते हैं जो बहुत strict rules follow करते हैं. वहाँ पे ये सब activities allowed नहीं होते. ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व थोड़े से लीनियंट एरियाज होते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी कंपैरेटिवली लीनियंट एरियाज में आती है. ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं लोग? माधव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैन द बिगर एनिमल्स. तो क्या बताते हैं माधव जी पहेली को कि जो छोटे वाले जानवर हैं वो और भी ज़्यादा डेंजर में है एक्सटिंक्ट होने के एज कम्पेयर टू द बिगर एनिमल्स जिनके साइज़ बड़े हैं उनके कंपैरिजन में. ठीक है, at times we kill snakes, frogs, lizards, bats and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. हम क्या करते हैं? कभी कभी लिजर्ड्स को मार दिया है ना, घर में जब लिजर्ड आ जाती है. फ्रॉग्स को हार्म करते हैं लोग, बैट्स को मार दिया, आउल्स को, स्नैक्स को भी मार देते हैं जब घर में आ जाते हैं स्नैक्स, है ना. बट हमें ये नहीं रियलाइज़ होता कि वो हमारे इकोसिस्टम को कितना इम्पैक्ट कर रहा है उनको मारना. बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवर सेल्व्स. उनको मारने के साथ साथ हम खुद को भी हार्म कर रहे हैं. दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड. कि वो छोटे ज़रूर हैं बट उनका जो इकोसिस्टम में रोल है इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका. दे फॉर्म पार्ट ऑफ द फूड चेन्स एंड फूड वेब्स विच यू हैव लर्नड अबाउट इन क्लास 7. तो आपने पढ़ा होगा कि फूड चेन क्या होती है. ठीक है, कि एक एनिमल है वो दूसरे को खा रहा है, फिर वो उसको कोई और खा रहा है, उसको कोई और खा रहा है, ये एक फूड चेन होती है. फूड वेब क्या होता है कि इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, अब इसको ये भी खा सकता है, इसको ये भी खा सकता है, ये आपस में भी एक दूसरे को खा सकते हैं. तो इट इज़ अ फूड वेब, एक जाल सा बन गया, इट्स अ फूड वेब.
जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं बेसिकली, वो इस फूड चेन और फूड वेब का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, चाहे वो छोटा एनिमल हो चाहे वो बड़ा एनिमल हो, ठीक है। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास एक्सेट्रा। तो इकोसिस्टम में क्या क्या आता है? प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं, जैसे कि सॉइल, वाटर, ये भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है। इसलिए पूरे ही इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। अब हम इसको यहीं पे रोकते हैं। आई थिंक हमें इस वीडियो में हम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे ये वाला टॉपिक। अब हम छोटा सा, या फिर आई थिंक ख़त्म कर देती हूँ, चलो मैं, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी लेकिन चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, 2 ही पेजेस बचे हैं इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या होती है? तो प्रोफेसर अहमद जो है वो एक्सप्लेन करते हैं अबाउट द रेड डेटा बुक टू द चिल्ड्रन। तो क्या बताते हैं रेड डेटा बुक के बारे में? He tells them that Red Data Book is the source book which keeps a record of all endangered animals and plants. ठीक, तो रेड डेटा बुक क्या है? बेसिकली एक बुक है जिसमें पूरे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि वो वाले प्लांट्स कौन से हैं, एनिमल्स कौन से जो कि एंडेंजर्ड हो चुके हैं, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो कि वल्नरेबल पोजिशन में हैं, ठीक है। तो कितना कितना थ्रेट किस प्लांट को है, किस एनिमल को है, वो बुक किस बुक, वो सारा रिकॉर्ड किस बुक में मेंटेन है? इट इज़ कॉल्ड द रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक इज़ मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो IUCN नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस रेड डेटा बुक को पब्लिश करती है। इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में भी एक्चुअली रेड डेटा बुक बनाई जाती है जो कि इंडियन गवर्नमेंट मेंटेन करती है फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर एंडेंजर्ड विच आर फाउंड इन इंडिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, छोटा सा टॉपिक था बहुत। फिर अगला टॉपिक है हमारा माइग्रेशन। तो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? तो माइग्रेशन एक मूवी भी एक्चुअली बहुत अच्छी एनिमेटेड मूवी है, एक बार उसको देखना, बहुत ही प्यारी मूवी है। तो उससे भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि माइग्रेशन होता क्या है। बाकी हम इसमें डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। द एक्सकर्जन पार्टी देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। तो अब बच्चे क्या हैं और अंदर फॉरेस्ट में जा चुके हैं। दे सिट नियर द तवा रिजर्वॉयर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। अब बच्चे क्या हैं, तवा रिजर्वॉयर के आसपास बैठते हैं थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने के लिए। पहेली ऑब्जर्व्स सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। तो पहेली क्या देखती, कुछ बर्ड्स रिवर के आसपास उसे नज़र में आती हैं, ठीक है। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। माधव जी बच्चों को क्या बताते हैं कि ये बर्ड्स कौन सी हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी हैं बेसिकली? जो कि माइग्रेट करके, माइग्रेट का मतलब क्या होता है? बहुत देर दूर से मूव करके उस एरिया में आई हैं। रहती वो यहाँ पे हैं ए रीजन में, लेकिन वो माइग्रेट करके फ्लाई करके कहाँ तक आई हैं? बी रीजन तक आई हैं, विच इज़ वेरी फार अवे, ठीक है। माइग्रेशन बहुत दूर दूर के एरियाज़ में होता है। आप मूवी भी देखोगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि वो बर्ड्स जो होते हैं वो कितनी दूर तक माइग्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी बर्ड है जो अक्रॉस द वर्ल्ड फ्लो करके आई हैं, फ्लाई करके बेसिकली आई हैं, और इनको हम क्या कह रहे हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। Migratory birds fly to faraway areas every year during a particular time because of climate changes. तो क्या होता है, मान लो ए रीजन में क्या हुआ, जनवरी के टाइम पे बहुत विंटर आ गई, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे बर्ड्स रह रही हैं वो क्या होंगी, वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। और यहाँ पे क्या चल रहा है अभी? टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ा सा हॉट है, वार्म बोल सकते हो मैं। तो बर्ड्स क्या करेंगी कि यहाँ से फ्लाई करके यहाँ चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए सेफ़ एरिया है, उनके सर्वाइवल के लिए सेफ़ कंडीशन है, ठीक है। तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ये बर्ड्स फ्लाई करके दूर दूर एरियाज़ में चली जाती हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स को ले करने जाती हैं एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। क्योंकि अपने नेचुरल हैबिटेट में वो अब नहीं रह सकती, तो वो फ्लाई करके ऐसी एरियाज़ में जाती हैं जहाँ पे वो अपने एग्स को ले कर सकें, ठीक है। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। इनको हम क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या होता है, और फिर रिफॉरेस्टेशन देख के हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो हमें पता है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या होता है। तो क्या बोल रहे हैं इसमें ये? प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब हमने इतने सारे कॉजेज़ देखे डिफॉरेस्टेशन के, तो प्रोफेसर अहमद उनको एक और कॉज बताते हैं डिफॉरेस्टेशन का। ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन पेपर बनाने के लिए
17 फुल ग्रोन ट्रीज़ को कंज्यूम किया जाता है। तो वो भी डिफॉरेस्टेशन है कि आपने 17 पेड़ काटे और फिर 1 टन ऑफ पेपर मैन्युफैक्चर किया। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, इसलिए हमें पेपर को सेव करके रखना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको बनाने के लिए इतने सारे पेड़ों को काटा जा रहा है। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 times फॉर यूज़। तो क्या और बताते हैं वो कि किसी पेपर को आप 5 से 7 बार रिसाइकिल कर सकते हो यूज़ करने के लिए। If each student saves at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. We should save, reuse used paper and recycle it. By this, we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing of paper. तो इसलिए पेपर को बचाओ, रीयूज़ करो, उसे रिसाइकिल करो, ताकि आप एनर्जी को भी बचा रहे हो और पानी को भी बचा रहे हो, क्योंकि एनर्जी भी लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम हो रही है पेपर को मैन्युफैक्चर करते टाइम, और वाटर का भी कंजम्पशन हो रहा है। Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced. तो जो chemicals यूज़ हो रहे हैं पेपर मेकिंग में, उनका भी यूज़ जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है आपका छोटा सा, विच इज़ रिफॉरेस्टेशन। तो हमने क्या पढ़ा था पहले? डीफॉरेस्टेशन। बेसिकली क्या करना? फॉरेस्ट को ख़त्म करना, किल कर देना, मार देना। अब रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? री यानी दोबारा से, अगेन। तो आपने जो फॉरेस्ट को डीफॉरेस्ट किया उसको अब रीफॉरेस्ट करो, दोबारा उगाओ वहाँ पे पेड़। तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डीफॉरेस्टेशन इज़ रीफॉरेस्टेशन। तो डीफॉरेस्टेशन अगर हो चुका है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन इज़ रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो क्या होता है रीफॉरेस्टेशन? कि जिस फॉरेस्ट को आप डिस्ट्रॉय कर चुके हो वहाँ पे नए ट्रीज़ को प्लांट करो। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी द सेम स्पीशीज़ विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। तो कोशिश करो कि उसी स्पीशीज़ को वहाँ पे लगाओ जो कि वहाँ पे पहले उगी हुई थी। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मेनी ट्रीज एज वी कट। तो जितने काटे हैं उतने लगा दो वहाँ। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। वो नेचुरली भी हो जाता है वैसे तो, अपने आप पेड़ उग जाते हैं अगर उसको कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब ना किया जा सके। क्या बोल रहे हैं लोग? If the deforested area is left undisturbed, it re-establishes itself. In natural deforestation, there is no role of human beings. तो बिना human beings की मदद के लिए फॉरेस्ट जो होता है वो अपने आप को ग्रो कर ही लेता है। We have already caused tremendous damage to our forest. If we have to retain our green wealth for future generation, plantation of more trees is the only option. तो एक बार हम ऑलरेडी अपना अर्थ जो है उसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, हमारी ग्रीन वेल्थ को। तो रीफॉरेस्ट करना, प्लांटेशन करना इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर अस नाउ। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो इंडिया में एक एक्ट भी है, बेसिकली पॉलिसी भी बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। दिस एक्ट इज़ एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। इस एक्ट का रोल क्या है कि आपका जो भी फॉरेस्ट का डैमेज जो हुआ है, एक तो उसको प्रिजर्व करना, उसको कंजर्व करना, और क्या करना? मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर दोज एरियाज। तो प्लांट्स को तो आप कंजर्व कर ही रहे हो, फॉरेस्ट को तो कंजर्व कर ही रहे हो, और जो ह्यूमंस वहाँ पे रह रहे हैं उनको भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, उनको भी आप हेल्प कर रहे हो, जो कि डिपेंड करते हैं बेसिकली, जो लोग डिपेंड कर रहे हैं उन फॉरेस्ट पे फॉर देयर लाइवलीहुड और फॉर देयर लाइफ स्टाइल, जैसे कि ट्राइबल्स हो गए, उनको भी प्रोटेक्ट करना इस एक्ट का एम है। After some rest, Madhavji asks the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. On getting back, Professor Ahmed and the children thank Madhavji for guiding them through this exciting experience. ठीक है, तो बच्चे वापस जा रहे हैं, ख़त्म हो गया उनका विजिट, हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस करें। आज वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा था, तो इफ़ यू लाइक द वीडियो please like it, and thank you so much for listening patiently. Share it with your friends. Thank you so much. Thank you.